उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। रिलेटेड जितने भी शीशे से कब तक डिस्कस किए जाएंगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं। आगामी परीक्षाओं तुम मुझको कब तक रोकोगे? तुम मुझको कब तक रोकोगे? टेट, सीटेट, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, लेखपाल एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि सही समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहां से अगर हम बात करें सेल की, तो यह एक कोशिका का फिगर है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। इसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। इसके अंदर जो इसके छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं, ये सब कोशिकांग हैं। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जलिका। यह एक कोशिकी कंकाल की भांति कार्य करता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसको बोलते हैं गोल्गी ऑपरेटस। यहाँ से यह केंद्रक है। केंद्रक के अंदर यह छोटा सा भाग है, यह इसको केंद्रिका कहते हैं। केंद्रक के अंदर ही क्रोमेटिन होता है और केंद्रक रस यानी न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इसके अंदर एक गाढ़ा मोटा चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य को दो भागों में डिवाइड किया गया है। केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच के द्रव्य को कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं तथा केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है इसको केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जितने भी हमने पार्ट देखा, इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, कितने टाइप्स के सेल यानी जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। सेल वाल जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है पादप कोशिका की, उसका जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसे हम लोग कहते हैं सेल वाल यानी कोशिका भित्ति। इन सब के बारे में आगे इस वीडियो में डिटेल अध्ययन किया जाएगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कोशिका क्या होती है। सजीवों की शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं कि यह हमारे शरीर को एक आकृति, एक आकार प्रदान करती है तथा इसमें जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो मेटाबॉलिक कार्य हो जैसे कि पाचन या फिर श्वसन, जो भी कार्य होता है किसी जीव के शरीर में, वह एक कोशिकीय स्तर पे होता है। इसलिए हम कोशिका को क्रियात्मक इकाई कहते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक कोशिका से कैसे एक जीव का निर्माण होता है। सबसे पहले यहाँ पे सेल है और ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बनता है, यानी जब बहुत सारे एक जैसे कोशिका मिलते हैं तो ऊतक का निर्माण करते हैं जिसे टिश्यू कहते हैं। और जब बहुत सारे ऊतक यानी बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिलते हैं तो एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं यानी अंग का निर्माण करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं यह एक छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का फिगर है। और जब कई सारे अंग मिलते हैं तो एक अंग तंत्र यानी ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। जैसे यह एक डाइजेशन सिस्टम का फिगर है। और जब कई सारे अंग तंत्र मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म यानी एक जीव का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से एक कोशिका से कैसे एक जीव का निर्माण होता है ये हमने देखा। आगे देखते हैं। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, यानी सेल शब्द लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था और रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह एक निर्जीव कोशिका थी। यह कार्क की एक पतली परत पे इन्होंने अध्ययन किया था। यहाँ से कुछ फैक्ट देखते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग नामक पक्षी का अंडा होता है, यानी जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह शुतुरमुर्ग एक पक्षी होता है जिसके अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्म नामक जीव की होती है। सबसे लंबी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक होती है। सेवनटीन 1674 में एंटनी वान ल्यूएनहॉक, जिन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं,
इन्होंने ही जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। यानी एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका का अध्ययन किया था और उन्होंने जीवित कोशिका को दांत की खुरचनी में देखा था। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक एवं केंद्रिका का पता लगाया था। कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं और उसके अंदर एक केंद्रिका होती है जो आरएनए का संश्लेषण करती है। वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन और जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान ने 1824 में कोशिका सिद्धांत का विचार प्रस्तुत किया था। यानी कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? स्लाइडेन और स्वान ने किया था। लेकिन आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या होता है? एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने स्लाइडेन व स्वान के सिद्धांत में बदलाव किया तथा एक नया सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे हम लोग कहते हैं आधुनिक कोशिका सिद्धांत। इनके अनुसार प्रत्येक सजीव एक या अधिक कोशिकाओं से बना होता है। यानी संसार में जितने भी जीव हैं, कुछ जीव यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है यानी एक कोश की जीव है और कुछ जीव ऐसे हैं जो एक से अधिक कोशिकाओं से जितने भी जीवों का निर्माण होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरा सिद्धांत है कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तीसरा है सभी कोशिकाएं आधारी रूप से एक समान होती हैं जिसमें जीवद्रव्य, केंद्रक और कोशिकांग पाए जाते हैं। यानी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उसमें कॉमन चीज़ें क्या क्या होती हैं? जीवद्रव्य, इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, केंद्रक को न्यूक्लियस और कोशिकांग यानी ऑर्गेनेल होते हैं। कोशिका पर पतली कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति का आवरण होता है। यानी जो कोशिका होती है उसका जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं तथा एक कोशिका भित्ति का भी आवरण होता है। लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यानी जो प्लांट सेल होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और एनिमल सेल यानी प्राणी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। सभी कोशिकाओं का रासायनिक संगठन एवं उपापचयी क्रियाएं यानी जितनी भी कोशिकाएं हैं उनका जो केमिकल कंपोजिशन है और जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो एक समान होता है। इसलिए कोशिका को सजीवों की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से ही बनती है। यानी जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वह पुरानी कोशिकाओं से ही होता है और जो लक्षण पुरानी कोशिका का होता है वो सेम लक्षण नई कोशिकाओं का ही होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक पुरानी कोशिका होती है वो खुद को विभाजित करके दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। और इसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन होता है, वह धागे की संरचना जैसा एक जाल का पिंड होता है जो कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। टाइप ऑफ सेल देखते हैं यानी यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। यहाँ से टाइप ऑफ सेल में दो टाइप के सेल होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो यू मीन्स होता है वास्तविक यानी रियल। बायोलॉजी में जो रियल चीज़ होती हैं उनको हम यू कहते हैं और कैरियन मतलब होता है केंद्रक, जिसे यूकैरियोटिक यानी जिसमें वास्तविक केंद्रक होता है, स्पष्ट केंद्रक होता है, उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। और प्रो मीन्स होता है प्राचीन, यहाँ से प्रो मीन्स होगा प्राचीन और कैरियन मीन्स केंद्रक। ऐसी कोशिका जिसमें अल्प विकसित यानी फिर यह कि केंद्रक होता ही नहीं है उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में यहाँ से वास्तविक केंद्रक नहीं होता है और इसमें क्रिस्टान नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता है जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाते हैं और डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है इसमें। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है यह बैक्टीरिया एवं ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरी शैवालों में पाई जाती है तथा यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक होता है, अभी हमने बात किया। और इसमें जो क्रोमैटिन होता है वह हिस्टोन प्रोटीन व डीएनए के संयुक्त रूप से बना होता है। इसके अलावा इसमें
केंद्रिका भी पाई जाती है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें सुविकसित कोशिकांग यानी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जितने भी कोशिकांग होते हैं वो सब स्पष्ट पाए जाते हैं। इस तरीके से हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका को देखा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें श्वसन कहाँ होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें जो श्वसन होता है इनके जो मेम्ब्रेन होती है उसमें होता है, तथा जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें जो श्वसन होता है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं तथा यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। यहाँ से देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, इसमें हरित लवक उपस्थित होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है तथा ये प्रायः आकार में बड़े होते हैं। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसमें हरित लवक अनुपस्थित होते हैं, यानी हरित लवक यानी जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो इसमें अनुपस्थित होते हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं यानी प्रकाश संश्लेषण इसमें नहीं होता है, ये प्रायः आकार में छोटे होते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले कुछ कोशिकाओं के नाम। जो मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं उनके नाम एवं चित्र यहाँ से देख सकते हैं। पहला है यहाँ से तंत्रिका कोशिका, यहाँ फिगर में देख सकते हैं। यहाँ से यह है तंत्रिका कोशिका जिसे न्यूरॉन सेल कहते हैं। और रुधिर कोशिका 2 टाइप की होती है, एक होती है रेड ब्लड सेल और दूसरी होती है वाइट ब्लड सेल। वसा कोशिका जिसे फैट सेल कहते हैं। पेशी कोशिका होती है। जनन कोशिका में शुक्राणु और अंडाणु होते हैं जिसे ओवम और स्पर्म कहते हैं। यहाँ से ओवम और स्पर्म हो गया। यह बोन सेल हो गई, यह है इंटेस्टाइन सेल हो गई। 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने विचार रखा कि कोशिकाएं सदा कोशिकाओं के विभाजन से ही पैदा होती हैं, यानी जितनी भी नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वह कोशिकीय विभाजन के फलस्वरूप ही होता है। यानी जैसे एक पुरानी कोशिका है तो उसके विभाजन से ही 2 नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की पहली बार घोषणा की। 1888 में वाल्डेयर ने गुणसूत्र का नामकरण किया। ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। इनके नाम यानी साइंटिस्ट के नाम डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया है। जैसे यहाँ से G.E. पैलेट ने राइबोसोम्स की खोज की थी। राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। आगे सब हम डिस्कस करेंगे कैसे राइबोसोम्स प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे होता है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जलिका क्या होती है और चिकनी अंतःप्रद्रव्य जलिका क्या होती है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ से देखते हैं कोशिका संरचना क्या होती है। कोशिकाओं का जो आकार होता है वह निश्चित नहीं होता है। जैसे यह अति सूक्ष्म होती हैं तथा इनकी जो आकृति होती है वह गोलाकार, अंडाकार, स्तंभाकार, रोमयुक्त, बहुभुजी यानी कई प्रकार की होती है। अभी हमने देखा था कि मानव शरीर में पाए जाने वाली कोशिकाएं तो उसमें न्यूरॉन सेल कैसी थी, इस प्रकार से लंबी थी ऐसे, फिर जो स्पर्म था उसी ऐसा इस टाइप की कुछ संरचना थी। तो जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अब यहाँ से देखते हैं कोशिका झिल्ली क्या होती है। कोशिका झिल्ली यह एक अवकली पारगम्य झिल्ली होती है, जिसका अर्थ यह है कि झिल्ली किसी पदार्थ, अणु या आयन को मुक्त रूप से सीमित मात्रा में पार होने देती है या बिल्कुल रोक देती है। कभी कभी इसे जीव द्रव्य कला भी कहा जाता है। यानी जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यह किसी अणु या आयन या किसी पदार्थ को मुक्त रूप से सीमित मात्रा में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने देती है। इसीलिए इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ फैटी एसिड बेस्ड लिपिड एंड प्रोटीन। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है यानी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें 3 परत होती है। जो ऊपर वाली और जो सबसे नीचे की परत होती है यह प्रोटीन की बनी होती है और जो बीच वाली परत होती है वह लिपिड यानी वसा की बनी होती है। सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं यानी कोशिका के अंग क्या होते हैं।
कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, यहाँ से जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, केंद्रक एवं केंद्रिका, गाल्गी सम्मिश्र या गाल्गी यंत्र जिसे गाल्गी बॉडी कहते हैं, कड़ाव सूत्र जिसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, इसी को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, अंतःप्रद्रव्य जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे स्केलेटन ऑफ द सेल यानी कोशिका का कंकाल कहते हैं, गुणसूत्र यानी पितृसूत्र एवं जीन, राइबोसोम्स एवं सेंट्रोसोम, राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, लवक यानी प्लास्टिड, प्लास्टिड भी 3 टाइप के होते हैं, आगे सबके बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। यहाँ से फिगर में देख सकते हैं, यह न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर केंद्रिका होता है जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं, यह वैक्यूल्स है जिसे ये गोल्गी बॉडी है, यहाँ से देख सकते हैं यह राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अंतःप्रद्रव्य जलिका है इसके ऊपर होता है, तो जिसके ऊपर होता है उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं यानी खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जलिका कहते हैं, और जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जलिका, इसको बोलते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। यह होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच का जो द्रव्य होता है इसे हम साइटोप्लाज्म यानी कोशिकीय द्रव्य कहते हैं। यह है सेल मेम्ब्रेन जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, और यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और जितने भी पार्ट बचे हुए हैं उनका भी अभी इन सब के बारे में आगे हम डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ सेल ऑर्गेनेल में जो पहला भाग है यह है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। यह एक नॉन लिविंग संरचना होती है, यानी जो कोशिका भित्ति होती है यह निर्जीव संरचना होती है और यह सेलुलोज एवं पेक्टोज की बनी होती है। वनस्पति कोशिकाओं में यह कोशिका झिल्ली के बाहर होता है, यानी जो सबसे बाहरी परत होती है कोशिकाओं में वो प्लाज्मा झिल्ली होती है, लेकिन पादप कोशिकाओं में जो सबसे बाहरी परत होती है वह सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति होती है। वनस्पति की जनन कोशिका एवं प्राणी की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी जो वनस्पति की जनन कोशिका होती है उसमें और जो एनिमल सेल होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज एवं पेक्टोज से तथा अन्य निर्जीव पदार्थों द्वारा हुआ होता है। दूसरा भाग है कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली होती है, यानी अभी हमने देखा जो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति होती है यह निर्जीव होती है, लेकिन जो प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली होती है उसे यह एक सजीव झिल्ली होती है जो प्रत्येक सजीव के जीव द्रव्य को घेरे रहती है। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या होता है, जीव द्रव्य होता है, और यह जीव द्रव्य के चारों ओर एक आवरण बना के घेरे रहती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है। इसमें बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा तथा मध्य वाली परत का निर्माण लिपिड एवं वसा द्वारा होता है। यानी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वह 3 परतों में होती है, जो सबसे आउटर मोस्ट होती है और जो सबसे नीचे वाली परत होती है, जो यानी बाहरी और भीतरी परत का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है, और जो बीच वाली परत होती है उसका निर्माण वसा के द्वारा होता है। यह कोशिका की आकृति का निर्माण करती है एवं जीव द्रव्य की रक्षा करती है। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यह कोशिका को एक आकृति का भी निर्माण करती है तथा उसके अंदर जो जीव द्रव्य होता है उसका रक्षा भी करती है। अंतरकोशिकीय विसरण एवं परासरण की क्रिया को नियंत्रित करने के साथ साथ यह विभिन्न रचनाओं के निर्माण में भी सहायता करती है। यानी जो शब्द यहाँ पे विसरण और परासरण हुआ है, तो जितने भी आयन अणु या फिर मॉलिक्यूल या कोई भी पदार्थ कोशिका के एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो यह विसरण और परासरण के नियम के द्वारा ही जाता है। यदि जो गैसों के अणुओं का अगर एक्सचेंज होता है तो यह विसरण के नियम के द्वारा होता है, तथा जल के अणुओं का जो एक्सचेंज होता है वह परासरण के नियम के द्वारा होता है। जैसे यदि कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाहित होगा। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कोशिका में कम हो जाती है। और यदि कोशिका में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, यानी कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है और बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन का प्रवाह यानी जो ऑक्सीजन की सांद्रता है बाहर की तरफ ज़्यादा है और अंदर इसका जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यानी सांद्रता है वह कम है, तो ऑक्सीजन का जो फ्लो होगा वो बाहर से अंदर की तरफ होगा। इस तरीके से जो गैसियस एक्सचेंज है वो होता है।
ठीक उसी प्रकार से जल का भी कोशिका के एक तरफ से दूसरी तरफ एक्सचेंज होता रहता है। कोशिका झिल्ली को यहाँ से देख सकते हैं, कोशिका झिल्ली को सी क्रेमर एवं नेगली 1855 ने सर्वप्रथम कोशिका झिल्ली किसने कहा था? सी क्रेमर ने, एवं नेगली नामक साइंटिस्ट ने 1885 ने इसको कोशिका कला कहा तथा प्लोब ने इसे जीव द्रव्य कला कहा। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव्य कहा जाता है। अभी हमने देखा यहाँ से जो जीव द्रव्य होता है यानी प्रोटोप्लाज्म, उसके दो भाग होते हैं, यानी यह न्यूक्लियस हो गया यानी केंद्रक हो गया, और यह प्लाज्मा झिल्ली हो गया। तो प्लाज्मा झिल्ली और न्यूक्लियस के बीच का जो द्रव्य होता है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं, और केंद्रक के बीच में जो द्रव्य होता है इसे हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव्य। यहाँ से देख सकते हैं केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी जो न्यूक्लियस होता है कोशिका के अंदर उसको कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जिस प्रकार शरीर के सारे क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क करता है, ठीक उसी प्रकार कोशिका के सारे कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक द्वारा होता है। यहाँ से देखते हैं केंद्रक क्या होता है। इसके भीतर केंद्रक रस यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, दूसरा है क्रोमोसोम्स यानी पितृसूत्र तथा केंद्रिका न्यूक्लियोलस, यानी केंद्रक के अंदर जो होता है वह क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक रस और केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। केंद्रिका का जो काम होता है यह आरएनए का संश्लेषण करती है। केंद्रक रस केंद्रक के अंदर पाया जाता है तथा जो क्रोमोसोम्स होते हैं यह कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। इससे पहले यह क्रोमेटिन के फॉर्म में रहते हैं। एक धागे रूपी संरचना होती है, जैसे यहाँ से देख सकते हैं यह धागे रूपी जो बीच में जाल का पिंड है यह क्रोमेटिन, इसे क्रोमेटिन कहते हैं। और जब भी कोशिका का विभाजन होता है तो यही जो क्रोमेटिन होते हैं यह क्रोमोसोम्स में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं का एक जाल का पिंड होता है, यानी केंद्रक के अंदर जो क्रोमेटिन होता है वह धागे की तरह रचनाओं का एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजन होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाते हैं। कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नए कोशिकाओं का निर्माण करती है, यानी जितनी भी नई कोशिकाओं का निर्माण होता है वह पुरानी कोशिकाओं का ही होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो एक कोशिका होती है वो अपने आप को विकसित करके दो अपने ही जैसी नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। यहाँ से हम फिगर में देख सकते हैं यह न्यूक्लियस है जिसे केंद्रक कहते हैं, और यह उसका न्यूक्लियर इन्वेलप है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। और इसमें धागे रूपी जो संरचना है इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। और जब भी कोशिका विभाजित होती है तो यही क्रोमेटिन संगठित होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। यह एक कोशिका का फिगर है। कोशिका के अंदर यह केंद्रक है और केंद्रक के चारों तरफ इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जलिका, और इसके अंदर एक गाढ़ा तरल चिपचिपा पदार्थ है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य को दो भागों में डिवाइड किया गया। आगे इसको हम देखते हैं जीव द्रव्य क्या होता है। जीव द्रव्य यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। जीव द्रव्य कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा केंद्रक के मध्यवर्ती स्थान में पाए जाने वाले जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक झिल्ली के भीतर पाए जाने वाले पदार्थ को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य क्या होता है। ये एक बार फिर देख लेते हैं। यह एक कोशिका है। कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक होता है, और कोशिका के अंदर एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और केंद्रक के बीच में होता है इसको हम लोग कहते हैं कोशिकीय द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, और यही जीव द्रव्य केंद्रक के अंदर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। जीव वैज्ञानिक इसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, यानी जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ नाम से संबोधित करते हैं। जीव द्रव्य का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं अनेक कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों द्वारा होता है। इसमें जल की मात्रा लगभग 80%
और जो जलीय पौधे होते हैं उसमें जो जीव द्रव्य पाए जाते हैं उसमें जल की मात्रा लगभग 90 से 95% होती है तथा प्रोटीन 15%, वसाएं 3%, कार्बोहाइड्रेट 1%, अकार्बनिक लवण 1% होती है। यही होता है हमारा जीव द्रव्य और जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कोशिका से रिलेटेड आगे के जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं उनका हम लोग इसी तरीके से डिटेल स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।